पहला मानव अंतरिक्ष मिशन। In a world that never stops, where information shapes our reality, one नमस्कार, स्वागत आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। जी हां, आपको बताएंगे आज खासतौर से मतदान के पहले चरण में अभी तक कितना जो प्रतिशत है वो दर्ज किया गया है, क्या स्थिति चल रही है मतदान को लेकर, कैसे अनोखे रंग जो हैं इस मतदान में नजर आ रहे हैं। साथ ही बात करेंगे और भी ऐसी महत्वपूर्ण खबरों की जो कि दुनिया भर में छाई हुई हैं। साथ ही बात करेंगे खेल जगत, अर्थ जगत की भी, क्या कुछ इनमें चल रहा है। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए जारी है मतदान। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर मतदाता बढ़ चढ़कर ले रहे हैं हिस्सा। 16 करोड़ से अधिक मतदाताओं के हाथ में 1625 प्रत्याशियों की है किस्मत। लोकतंत्र के महापर्व में उमड़ा जन सैलाब। सुबह 11 बजे तक त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में करीब 34%, मेघालय में 32%, तमिलनाडु में करीब 24%, तो मध्य प्रदेश में 30%, उत्तर प्रदेश में 25% और छत्तीसगढ़ में 29% मतदान हुआ दर्ज। पश्चिम बंगाल में कूच बिहार के चांदमारी में वोटिंग के दौरान पथराव। बीजेपी ने वीडियो शेयर कर तृणमूल कार्यकर्ताओं पर लगाया आरोप। चुनाव आयोग से की कार्रवाई की मांग। मोदी सरकार के 8 केंद्रीय मंत्रियों की चुनावी किस्मत दांव पर। नितिन गडकरी, भूपेंद्र यादव, किरेन रिजिजू, सर्बानंद सोनोवाल, अर्जुन राम मेघवाल, जितेंद्र सिंह और संजीव बालियान चुनाव मैदान में। विपक्षी दलों के कद्दावर नेताओं की साख भी दांव पर। गौरव गोगोई, कार्ति चिदंबरम, नकुल नाथ, ए राजा, करीम मोहजी, दयानिधि मारन जैसे प्रत्याशियों की दांव पर है किस्मत। लोकतंत्र के महापर्व पर दिखी कई खूबसूरत तस्वीरें। कहीं बुजुर्ग तो दुल्हन ने विदाई से पहले किया अपने मताधिकार का प्रयोग। दिव्यांगजन भी बढ़ चढ़ कर ले रहे हैं हिस्सा। अगले चरण के लिए चुनावों के लिए जारी है प्रचार अभियान। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के अमरोहा में जनसभा को किया संबोधित। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केरल के वायनाड में भरी हुंकार, तो मल्लिकार्जुन खड़गे और मायावती भी प्रचार में व्यस्त। अमित शाह ने गांधीनगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से दाखिल किया नामांकन। और आईपीएल में आज लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने चेन्नई सुपर किंग्स की चुनौती। लखनऊ के काना स्टेडियम में होगा मुकाबला। हेड टू हेड में दोनों का रहा है बराबरी का रिकॉर्ड। और आइए सबसे पहले बात करेंगे जनादेश यानी लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए सुबह से ही मतदान जारी है। आज 21 राज्यों की कुल 102 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इस चरण में मतदाता चुनाव मैदान में उतरे हैं और 1625 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। 16 करोड़ 63 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें अगर बात की जाए तो 8.4 करोड़ पुरुष, तो 8.23 करोड़ महिला मतदाता शामिल हैं। पहले चरण में थर्ड जेंडर के 11,371 मतदाता, वहीं 35.67 लाख पहली बार वोट देने वाले मतदाता और 20 से 29 वर्ष आयु वर्ग के करीब 3 करोड़ 51 लाख युवा मतदाता हैं। तो जान लिया आपने। वहीं लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान फिलहाल जारी है।
लोकतंत्र के महापर्व में जो जन सैलाब है उमड़ता नजर आया। दोपहर 12 बजे के दौरान की अगर बात की जाए, खासतौर से जम्मू कश्मीर में 23% से अधिक जो मतदान है हो चुका है, त्रिपुरा में 34% से अधिक, वहीं मेघालय में 32% से अधिक, जबकि असम में 28% से अधिक वोट पड़े हैं। पश्चिम बंगाल की हम बात करें तो यहाँ 34% से अधिक मतदान हो चुका है। वहीं तमिलनाडु में 24% से अधिक है मतदान। मध्य प्रदेश में 31% से अधिक मतदान हुआ है, तो यूपी में 26% से अधिक, और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में 29% से अधिक मतदान दर्ज किया। साथ ही राजस्थान में भी 23% से अधिक मतदान हो चुका है। जो ताज़ा आंकड़े हैं वो जैसे ही आएंगे उनकी जानकारी भी आपको हम देंगे। क्या वोट प्रतिशत रहा है अभी तक की अगर बात की जाए खासतौर से, तो लगातार जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने देश के मतदाताओं से भारी संख्या में मतदान की अपील करते हुए कहा है कि भारत दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र और सबसे युवा आबादी वाला देश है। उन्होंने पहली बार के मतदाताओं से आह्वान किया कि बड़ी संख्या में मतदान करके एक मजबूत सरकार चुनें। ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे पुराना लोकतंत्र भी है, लेकिन सबसे युवा आबादी वाला देश भी है। 18 वर्ष से ज़्यादा के युवाओं से मैं इतना ही कहूँगा, आइए बड़ी तादाद में और वोट कीजिए। चुनिए एक मजबूत सरकार जो जैसे देश आगे बढ़ रहा और आगे बढ़े। 18 साल से ज़्यादा वालों को ये भी कहूँगा, 18वीं लोकसभा का चुनाव हो रहा है, आपके वोट का बहुत महत्व है। तो पहला वोट देश के लिए, आइए बड़ी संख्या में देश के लिए वोट कीजिए। तो हर एक वोट जो है वो बहुत कीमती है, क्योंकि ये लोकतंत्र का पर्व और देश का गर्व जो है। अगर आपने अभी तक वोट नहीं किया है तो बिल्कुल देरी मत कीजिए, जल्दी जाइए, अभी अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि अभी तक की अगर हम बात करें तो पहले चरण में 21 राज्यों में 102 सीटों पर कई बड़े नाम भी मैदान में उतरे हैं। इनमें केंद्रीय मंत्री से लेकर कई दिग्गज नेता शामिल हैं। जानते हैं ऐसे उम्मीदवारों के बारे में। अगर बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने अपने परिवार के साथ अपने मत का प्रयोग किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी अपने परिवार के साथ मुरादाबाद के सिविल लाइंस स्थित विल्सोनिया कॉलेज पर बने मतदान केंद्र पर उन्होंने मतदान किया। उन्होंने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि लोग अपने घरों से निकलें और अपने मत का जरूर प्रयोग करें, देश के महापर्व में अपनी भागीदारी दें। साथ ही केंद्रीय मंत्री और मुजफ्फरनगर से अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरीके से लगातार अगर देखा जाए तो न सिर्फ मतदान की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं, आम हो या खास हो। खासतौर से पहले चरण की अगर हम बात करें तो 21 राज्य हैं जिनमें 102 सीटों पर लगातार मतदान हो रहा है, और इसमें कई बड़े नाम चुनावी मैदान में हैं। इनमें केंद्रीय मंत्रियों से लेकर कई ऐसे दिग्गज नेता भी शामिल हैं, और ऐसे जो उम्मीदवार हैं उनकी अगर बात की जाए, खासतौर से अगर हम भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं भूपेंद्र सिंह चौधरी, उनकी बात करें तो उन्होंने अपने परिवार के साथ मत का प्रयोग किया। इसके अलावा अगर खासतौर से जो फिलहाल आप अभी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि कैसे अलग अलग जगहों पर जो दिग्गज नेता हैं उनके बीच जो मुकाबला है वो हमें देखने को मिलेगा। खासतौर से बीजेपी की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं उधमपुर जम्मू कश्मीर से जितेंद्र सिंह और चौधरी लाल सिंह, इनके बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। वहीं डिब्रूगढ़ असम में सर्बानंद सोनोवाल और लुरिन ज्योति गोगोई, जो कि इनके बीच आपस की टक्कर। बीजेपी से तपन कुमार गोगोई जोरहाट असम से, तो वहीं उनके सामने हैं गौरव गोगोई कांग्रेस से। बात अगर की जाए कि अन्नामलाई जो कि कोयम्बटूर तमिलनाडु से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वहीं पी राजकुमार गणपति डीएमके के उम्मीदवार उनके सामने हैं। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो इस सीट पर विवेक बंटी साहू बीजेपी से उनको टिकट मिला, तो नकुलनाथ कांग्रेस से उनके सामने होंगे। सहारनपुर उत्तर प्रदेश से राघव लखनपाल बीजेपी से उम्मीदवार, तो इमरान मसूद कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। यहाँ भी कड़ा मुकाबला होता नजर आ सकता है। खासतौर से मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो इस सीट पर संजीव बालियान बीजेपी के उम्मीदवार हैं, और पीलीभीत उत्तर प्रदेश की बात की जाए जितेंद्र प्रसाद बीजेपी से हैं, तो भगवत शरण गंगवार जो हैं सपा से उम्मीदवार बनाए गए हैं, और इनकी किस्मत जो है अब ईवीएम में लगातार कैद हो रही है। बिजनौर उत्तर प्रदेश की बात करें, दीपक सैनी चंदन चौहान, दीपक जो हैं आरएलडी से हैं, इनके बीच में मुकाबला। वहीं नागपुर महाराष्ट्र हाई प्रोफाइल सीट नितिन गडकरी विकास ठाकरे जो कि कांग्रेस से हैं, यहाँ भी कड़ा मुकाबला। तो जाना आपने किस तरीके से जो कई दिग्गज नेता हैं उनकी किस्मत भी अब ईवीएम में कैद हो जाएगी। लगातार जो मतदाता हैं अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, और ये ऐसी सीटें जहां पे जो मुकाबला है वो देखना दिलचस्प होगा, और सभी को इंतजार भी रहेगा जब इन सीटों के परिणाम आएंगे। तो वहीं उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ कैराना लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार इकरा हसन ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया।
कैराना सीट से उम्मीदवार हैं इकरा हसन, जिन्होंने अपना मताधिकार का प्रयोग किया उन्होंने, और इस सीट पर भी उम्मीद जताई जा रही है कि जो दिलचस्प मुकाबला है वो देखने को मिलेगा। सभी लोग आके अपने मत के अधिकार का उपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट डालें, क्योंकि ये हमारा अधिकार है कि हम सरकार में हमारी हिस्सेदारी हो, साझेदारी हो, वो वोट के माध्यम से ही हो सकती है। वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र सिंह की, तो उन्होंने अलवर में मतदान किया। मतदान के बाद उन्होंने सभी से वोट करने की अपील भी की। आपके द्वारा जनता को अपना ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करना चाहिए, क्योंकि उनका एक वोट उनकी ज़िंदगी के साथ साथ प्रदेश और देश का भविष्य रहेगा, उसकी दिशा वो बदलेगा। तो आपका एक वोट देश की जो दिशा और दशा है दोनों बदल सकता है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण कि आप अपना वोट ज़रूर दें। वहीं मोदी सरकार के, जैसा हमने आपको बताया, कई मंत्री भी चुनाव लड़ रहे हैं और आज हो रहे चुनाव में खासतौर से अगर नितिन गडकरी की बात की जाए, उनका नाम शामिल है। नागपुर से भाजपा के उम्मीदवार हैं नितिन गडकरी, और उन्होंने न सिर्फ अपना मत दिया बल्कि मतदान करने की भी अपील की तमाम मतदाताओं से। हमारे देश का लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव हम बड़े उत्साह के साथ मना रहे हैं, और मेरा विश्वास है कि हमारे पूरे देश के नागरिक ये जो मतदान का अधिकार है ये उनका कर्तव्य भी है और एक प्रकार से एक जिम्मेदारी भी है, और देश के सभी लोग मतदान का अधिकार पूरी तरह से उसका उपयोग करेंगे। और नागपुर में मैं ख़ास तौर से मतदाताओं को अपील करूंगा कि यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, इसलिए जल्दी आकर वो वोटिंग करें। तो भले ही तापमान जो है बढ़ रहा हो, लेकिन जो वोटर्स हैं वो थम नहीं रहे हैं, अपना वोट वो डालने जा रहे हैं। वहीं योग गुरु बाबा रामदेव की हम बात करें तो हरिद्वार संसदीय क्षेत्र के मतदान केंद्र पर इन्होंने अपना वोट डाला। मतदान करने के बाद बाबा रामदेव ने कहा कि उनका वोट नशा मुक्त, रोग मुक्त और परम वैभवशाली भारत बनाने के लिए है। मेरा वोट भारत को रोग मुक्त, नशा मुक्त और विलासिता मुक्त एक परम वैभवशाली भारत बनाने के लिए है। और मैं सबसे आह्वान करता हूं कि सब घरों से बाहर निकले, वोट करें। यह वोट करने का अधिकार 5 लाख से ज्यादा वीर वीरांगनाओं की शहादत और बलिदान की बदौलत हमें मिला है। तो लगातार अपील की जा रही है, आम हो या खास, वो आज कतार में लगते हुए हमें नजर आए हैं, क्योंकि वो अपना वोट डालने गए, मतदान किया, और सभी से यही अपील कि आप भी अपना वोट जो है वो ज़रूर दें। और खासतौर से अगर बात की जाए फिलहाल किस तरह से जो मतदान है वो चल रहा है अलग अलग हिस्सों में, इसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हमारे संवाददाता अनुज हमारे साथ जुड़े हैं। अनुज यादव मुजफ्फरनगर से, शिशिर शेलार हैं नागपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चंद्रशेखर देहरादून से और ओपी यादव बीकानेर राजस्थान से। तो हमारे जो रिपोर्टर हैं आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार आपको पल पल की जो अपडेट्स है वो भी दे रहे हैं। सबसे पहले अनुज आपके पास में आना चाहूँगा, अगर बात की जाए खासतौर से मुजफ्फरनगर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन तमाम क्षेत्रों की बात की जाए, किस तरीके से अभी तक जो रुझान है वो देखने को मिला और क्या प्रतिशत अभी तक ताज़ा आपको मालूम पड़ा है? देखिए मुकुल, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान अभी भी जारी है और सबसे अच्छी बात है एक अच्छा मतदान प्रतिशत जो 11 बजे तक के अब के आंकड़े आए हैं उसमें 25 से 26% के बीच में मतदान हुआ है। और सबसे ज्यादा अगर मतदान की बात करूं तो वो सहारनपुर सीट पर हुआ है, करीब 30% मतदान हुआ है। सबसे कम की भी बात करें तो रामपुर सीट पर हुआ है, लेकिन 25 और 26% का मतदान है 8 की 8 जो सीटें हैं उस पर हुआ है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ 11 बजे तक के आंकड़े हैं और इसको एक अच्छा मतदान प्रतिशत इस लिहाज से माना जा सकता है क्योंकि 1 बजे तक के जब आंकड़े आएंगे तो निश्चित तौर पर ये 38 से 40% के आसपास होगा। ऐसा अनुभव पिछले कई चुनावों का हमें रहा है। और उसके बाद भी 5 घंटे का चुनाव बचेगा तो कुल मिलाकर 70% से ज्यादा वोट प्रतिशत होगा और ये एक अच्छा मतदान प्रतिशत कहा जा सकता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से निर्वाचन आयोग ने तैयारियां की हैं उसके
उसके बाद ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, चाहे बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, युवाएं हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के अंदर एक जो उत्साह है वो देखने को बन रहा है। अभी दोपहर का वक्त है, थोड़ी सी जो कतारें हैं अब वो कम जरूर हुई हैं, लेकिन एक बार फिर से जैसे 3-3:30 बजे का समय होगा, थोड़ी गर्मी कम होगी, तपता सूरज है वो थोड़ा ढलेगा, वैसे वैसे एक बार फिर से कतारें बढ़ती चली जाएंगी। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 की 8 लोकसभा क्षेत्रों में एक दिलचस्प और कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। जिस मुजफ्फरनगर सीट पर मैं इस समय खड़ा हूं, यहां से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान चुनावी मैदान में हैं और वो हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में है। इससे 2 बार वो सांसद यहां रह चुके हैं, जिन्हें कड़ा मुकाबला जो यहां पर दे रहे हैं वो हरिंदर मलिक दे रहे हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की तरफ। बिल्कुल, तो ये भी एक दिलचस्प मुकाबला होगा। और खासतौर से अब आइए रुक करेंगे शिशिर का, जो कि नागपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। शिशिर, यहाँ से नितिन गडकरी जो हैं चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने हालांकि अपने मतदान का भी अपना इस्तेमाल किया है और जनता से भी अपील की कि जो मतदान है वो आप ज़रूर करें, लेकिन वहाँ सियासी पारा जो है लगातार चढ़ता हुआ हमने देखा था। आज की अगर बात की जाए, आज भी तापमान में इजाफा हो रहा है सभी जगह, लेकिन जो मतदाता हैं उनका किस तरह का रुझान अभी फिलहाल तक देखा गया है? नागपुर की खास तौर पर, तो नागपुर ये कंसिडर की जाती है जी शिशिर, आवाज मिल रही है आपको? तो ऐसे में सबकी निगाह नागपुर पे है। जी बिल्कुल जी शिशिर, जानना चाहेंगे जिस तरीके से नागपुर सीट की बात की जाए, नितिन गडकरी इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं काफ़ी रोचक मुकाबला जो है होने की उम्मीद जताई जा रही है। किस तरह का रुझान अभी तक वहां देखने को मिला है वोटर्स? बिल्कुल, देखिए अब तक की बात करें तो अब तक तकरीबन जो है 20% तक का जो है मतदान नागपुर में हो चुका है। और जाहिर सी बात है कि ये नागपुर की सीट है, तो ऐसे में सभी निगाहें नागपुर पर है, क्योंकि यहाँ से स्वयं केंद्रीय मंत्री जो है वो चुनावी अखाड़े में है। हालांकि नागपुर की बात करें तो यहाँ पर एक अलग रंग जो है चुनाव का हम देख पा रहे हैं। अलग अलग थीम के ऊपर जो है पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जो ज्यादा से ज्यादा लोग आए। क्योंकि मैं बता दूं कि पिछली बार का औसत जो नागपुर का वोटिंग का रहा है वो नेशनल औसत, मतलब देश के औसत से कम रहा है, और उसके मद्देनजर इस बार जो है कुछ ज्यादा मुशक्कत इस वक्त जो स्थानीय प्रशासन है वो कर रहा है। इस वक्त जो ये जो बूथ आप देख रहे हैं, जो कलर्स देख रहे हैं, दरअसल ये रेनबो थीम का बूथ यहाँ पर बनाया गया है, जो कि LGBT कम्युनिटी के लिए, हालांकि उनको जो है इसको डेडिकेट किया गया है। और इस वक्त हमारे साथ विद्या ताई है, जो कि स्वयं उन्होंने मतदान किया है। ताई, खास तौर पर चुनाव की बात करें तो क्या चुनावी मुद्दे इस बार आपके समाज के रहे जिनको देखते आपने वोट किया है? मुद्दों की बात किया जाए तो मुद्दों तो बहुत सारी हैं, पर उसमें से पर्टिकुलर मैं कहूँगी कि जैसे कि हमारे 377 के बाद उनको राइट्स मिलना चाहिए, उनको मेन स्ट्रीम में लाने का, उनके गवर्नमेंट सेक्टर में है और सोशल इंटेंडेंट में उनका है, उनको एक बेसिकली जगह देना चाहिए करके इस तरह के मुद्दे बहुत सारे थे। पर हम वोटिंग उसके लिए नहीं कर रहे मुद्दों के लिए, हम मुद्दों का हम वोटिंग इसलिए कर रहे हैं कारण जो भी उम्मीदवार यहाँ चुन के आएगा उसको हमारे राइट्स के लिए, हमारे कानूनी, हमारे योजनाओं के लिए और कानून अपने सरकारी डॉक्यूमेंट्स में वो हमें सहयोग दें। कारण हम अभी तक 2024 का पहला वोटिंग है जो मैं खुद कर रही हूँ, तो मैं जितना खुश हूँ उतनी खुश हमारी यहाँ पर कितने होंगे LGBT आपके समाज के जो मेंबरान हैं वो कितने होंगे, और उनके लिए जो ऐसी व्यवस्था की है आपको कैसा लग रहा है? LGBT कम्युनिटी की जनसंख्या तो मैं उतना मुझे नहीं पता कंफर्म, तो भी फिर मिनिमम नागपुर में 4000 ऐसा कहा गया है। पर हम अगर ट्रांसजेंडर के लिए हम लोग बेसिकली अगर सोचते हैं तो 253 यहाँ पे ट्रांसजेंडर है, और ये बूथ जो आज जहाँ लगा है उसमें खुद 26 का ट्रांसजेंडर है, जिसके लिए पर्टिकुलरली आज उसको रखा गया है। और एक बात कहूँगी कि जैसे कि हमको राइट्स के लिए लड़ना है आगे, और हमारे कानूनी अधिकार हमको होना, और हमारे डॉक्यूमेंट्स हमको जल्दी होना। कारण 2024 में हो रहा है, इसके पहले क्या था? कुछ नहीं था। जैसे जैसे सरकार बदलती है वैसे वैसे हर चीज़ बदलती है। पर मैं चाहूँगी कि आने वाला उम्मीदवार हमको भी जनरल पीपल की तरह हमको उतनी सुविधाएं दे, आपको भी वो सुविधाएं दे, आपको भी वो अधिकार दे। तो इसके तहत ये पहल भी इलेक्शन कमीशन द्वारा की गई, और इसीलिए इन सभी मुद्दों को देखने के लिए एक स्पेशल पोलिंग बूथ यहाँ पर सेटअप किया गया। हमने देखा कि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग थे वो भी यहाँ पर बड़ी तादाद में आए थे, सुबह उन्होंने वोट किया, और कुछ लोग और आने वाले हैं। तो ऐसे में देख पाएंगे कि जो मतदान का औसत है वो बढ़ाने का प्रयास
प्रशासन द्वारा किया जा रहा है और इसी अलग अलग थीम के ऊपर बेस्ड जो है पोलिंग स्टेशन है। जहां तक बात करें मुद्दों की, तो जैसे हमने सुना कि मुद्दे तो कई सारे हैं, लेकिन इस वक्त लोगों ने अपना जो है मन बना लिया है। इस वक्त ईवीएम अंदर जो है बूथ इलेक्शन हो रहे हैं, ईवीएम शाम तक लॉक हो जाएगी और इसका फैसला 4 जून तक किया जाएगा। तब तक ये आप पूरी तस्वीरें हम आपको जनता को दिखाएंगे कि किस प्रकार से इस बिल्कुल लगातार जो मतदाता हैं और वो लोग पहुंच रहे हैं, ज्यादा आए, ये भी हमारी अपील रहेगी। जी बिल्कुल, अब आइए रुक करेंगे ओपी यादव का, जो बीकानेर राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओपी यादव, किस तरीके का रुझान जो है वहाँ देखने को मिला है, क्योंकि लगातार वहाँ भी हम देख पा रहे हैं जो कहीं ना कहीं तापमान में इजाफा हो रहा है, लेकिन इससे पहले सुबह से लेकर अब तक की अगर बात की जाए, किस तरीके से जो वोटर्स हैं वो आए हैं अपने मत का इस्तेमाल करने? ओपी, आवाज मिल पा रही है आपको? सबसे चर्चित भी है क्योंकि यहाँ केंद्रीय मंत्री अर्जुन चौथी बार चुनावी जी तो चौथी अर्जुन मेघवाल चुनावी हो गए। इस वजह से ये सीट जो 12 सीटें उनमें चर्चा का विषय बनी है। सुबह बूथ नंबर 175 आपके पास दोबारा मैं लौट के आऊंगा, उससे पहले चंद्रशेखर का रुख हम कर लेते हैं। लोगों से जी चंद्रशेखर, अगर देखा जाए इस चुनाव में अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। जो मतदाता हैं वो कितने उत्साहित हैं, अनोखे अंदाज भी हमने देखे हैं। कोई अपना जन्म दिवस मना रहा है, कोई शादी से पहले वहां पहुंच रहा है, और खासतौर से हर एक उम्र की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं मतदान को लेकर काफ़ी उत्साह है। फिलहाल देहरादून की अगर बात की जाए तो क्या स्थिति है? देखिए 83 लाख से ऊपर के जो है मतदाता हैं, जो कि आज 5 लोकसभा सीट हैं जो उनके मुस्तकबिल को वो चुनने वाले हैं कि क्या होने वाला है क्या नहीं होगा। लेकिन आप देखिए चुनाव आयोग की तरफ से तमाम तैयारियां जो हैं वो कई चरणों में यहाँ पे की गई थी। 3 बार लगातार ट्रेनिंग भी दी गई थी जितने भी चुनाव कर्मी हैं उनको, और इसके साथ साथ जो सुविधाएं हैं वो भी तमाम दी गई थी। जो मैं कल देख रहा था जो कट बैग उनको दिया गया था उसमें आप मान के चलिए सेंसिटिव किस प्रकार से होती है। जैसे दुर्गम इलाकों में जब जाना होता है कि दवाइयाँ भी उनको दी गई थी और साथ ही साथ उनको मोमबत्तियाँ भी दी गई थी। यानी कि अगर बिजली की कोई समस्या आती है तो उस सिचुएशन में भी मतदान नहीं रुकेगा, लगातार चलता रहेगा। और अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है और सुविधाएं वहां तक नहीं पहुंच पाती हैं तो उनको तक कम से कम मेडिकल सुविधाएं भी दी जा सकें, क्योंकि काफी दुर्गम इलाके हैं जिनमें 3 दिन पहले ही पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई थी। कुछ इलाकों में 2 दिन पहले रवाना हुई थी, 5 किलोमीटर कहीं से कहीं 10 किलोमीटर भी पैदल चल करके पोलिंग पार्टियां वहां तक पहुंची हैं। ये सुव्यवस्थित कर दिया गया था पोलिंग होने से पहले। आज 7 बजे तक पोलिंग होनी थी कि सब जगह जितनी भी पोलिंग पार्टियां पहुंच गई हैं, मॉक पोल हो चुका है, सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। और फिर 7 बजे से आप देखिए जिस प्रकार से ट्रेंड हो रहा है, 11 बजे तक 24% से ऊपर का ये जो आंकड़ा है वोटर टर्नआउट का वो हो चुका है, और जो 2019 के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। और मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से ये वोटिंग हो रही है लगातार, जब हम लोगों को देख रहे हैं, पिछली बार जिस प्रकार से 61% ये रहा था और इस बार लगता है कि ये 65% या इससे ऊपर तक जाएगा। हालांकि चुनाव आयोग ने यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की हैं उनका मानना है कि 75% तक वो इसको लेकर जाना चाहते हैं, तो हो सकता है कि वहाँ तक ये जाए। लेकिन अभी चूंकि धूप है तो लोग थोड़े से कम आ रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से ये शाम होगी लगातार लोग जो हो तो चले जाएंगे। मैं यहाँ देख रहा था कि काफ़ी सारी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो कि बुजुर्ग हैं, जो चल नहीं पाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो आए हैं वोट करने के लिए। और सुबह से और तमाम ऐसे लोग हैं जो कि वोट करने आ रहे हैं। युवाओं पर विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान दिया गया क्योंकि 1,45,000 युवा मतदाता भी यहाँ पर हैं जो वोटिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए भी विशेष तौर पर वोटिंग सेंटर बनाए गए हैं जहाँ की युवाओं द्वारा संचालित हों। फर्स्ट टाइम वोटर को भी खास ध्यान पर रखा गया था। तमाम प्रचार किए गए थे कि फर्स्ट टाइम वोटर को आकर्षित करने के लिए कि वो यहाँ तक पहुँचे, और ये एक कामयाबी लगती हुई नजर आ रही है, होता हुआ नजर आ रहा है। जो कई सारे युवा मतदाता भी हमने देखे हैं जो वोट कर रहे हैं, काफ़ी आकर्षक लग रहे थे वो यहाँ पर आकर के कि वो वहाँ वोटिंग करेंगे, काफ़ी उत्साहित थे, उत्साह था, और तमाम मुद्दों को लेकर के वो वोट करने यहाँ पर चाह रहे थे। डिफरेंट मुद्दे लोगों के थे। जहाँ तक पहाड़ी क्षेत्र का सवाल है, उनके पास ये मुद्दा है कि वो रोड की कनेक्टिविटी वहाँ तक हो, बिजली पानी की कनेक्टिविटी वहाँ तक हो, क्योंकि दुर्गम इलाका होने की वजह से सभी मतदाता अपने अपने मुद्दों को लेकर आज अपने पलायन वहाँ का बड़ा मुद्दा है, रोजगार वहाँ का एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि लोग लगातार बाहर की तरफ रोजगार की तलाश में चले जाते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर लगे वहाँ पर एक बार फिर रुक करेंगे हम ओपी यादव का, वो भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीकानेर से।
आपके से भी आगे और अपडेट्स मैं लूँगा। फिलहाल ओपी यादव का रुख यहाँ कर लेते हैं। खासतौर से जो बीकानेर की अगर बात की जाए तो वहाँ पे जिस तरीके से तापमान चढ़ता जा रहा है और जो खासतौर से रोचक सीट है, ये काफ़ी दिलचस्प मुकाबला जो है इस बीकानेर सीट पे भी है। ओपी, किस तरीके की स्थिति हम मान सकते हैं खासतौर से बीकानेर सीट पर? सर, ये सीट जो हम निकुल आपको मैं बताना चाहूँगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ जिला है। 168 किलोमीटर भारत पाकिस्तान सीमा टच करती है, इसलिए सामरिक दृष्टि से भी ये बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पे मतदाताओं के जहन में कि हमें कैसी सरकार चुननी है। यहाँ से केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीजेपी से हैं, तो कांग्रेस से गोविंद राम मेघवाल है। दोनों राम है, लेकिन राम जी का किसको आशीर्वाद मिलेगा ये तो आगामी 4 जून को पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से सुबह से यहाँ कतार में लगातार मतदाता वोटिंग करने आ रहे थे, उससे साफ लग रहा था कि उनका उत्साह, जज्बा काफी तेज हो रहा है। और यहाँ पे चिलचिलाती धूप और तेज हवाएं चल रही थी, लेकिन मतदाताओं पर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा था। अगर पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ तकरीबन 12 बजे तक 27% मतदान हुआ था, लेकिन इस बार आंकड़ा 37% तक चला गया। तो निश्चित तौर पर इस बार जिला निर्वाचन विभाग की सतर्कता और जागरूकता और कैंपेनिंग जो हुई उसका भी कहीं न कहीं असर पड़ा है कि घर घर जाकर उन्होंने पीले चावल दिए और मतदान करने की अपील की। इसके अलावा उन्होंने कई तरह के इंसेंटिव भी रखे हैं कि जो व्यक्ति मतदान करके अगर बाजार में जाएगा और एक अंगुली दिखाएगा मतदान की, तो उसको 25 से 20% तक हर जो वस्तु खरीदेगा उस पर रिबेट मिलेगी। तो इससे लोगों में जागरूकता बढ़ी है। इसके अलावा जो बीकानेर के पकौड़े हैं, बीकानेर के जो मिठाइयां हैं, उनको लेकर भी लोगों में खिलाना और उसके बाद एक स्वाद के साथ मतदान के प्रति जागरूकता करना, जैसे कई कार्यक्रम किए हैं। और यही वजह है कि लगातार न केवल यहाँ मतदान के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है, बल्कि मतदान प्रतिशत भी बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, रुझान बढ़ रहा है और जो मिठास है होनी भी चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र का पर्व है। तो वो भी आप बता रहे हैं कि उसका स्वाद भी लोग यहाँ किस तरीके से ले रहे हैं। और वहीं राजस्थान की अगर खासतौर से बात की जाए तो यहाँ की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जयपुर शहर लोकसभा सीट पर अपना मतदान किया। वोट डालने के बाद दिया कुमारी ने कहा कि मोदी की गारंटी पर जनता भरोसा करती है। की गारंटी के बारे में मैं बार बार कह रही हूँ, मोदी जी पे हर व्यक्ति को विश्वास है, उनके काम पर विश्वास है, उनके कहने पर विश्वास है। और उनको देखा है उन्होंने कि 10 साल उन्होंने देश की जनता के लिए इतनी सेवा की है जो देश की जनता ने इससे पहले ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा ही नहीं था, और अब देखा। तो आप सुन रहे थे दिया कुमारी को, और साथ ही साथ हमारे जो 4 अलग अलग राज्यों से रिपोर्टर्स जुड़े थे, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। बता रहे थे किस तरह का अभी तक जो स्थिति है वो हम देख पाए हैं। वहीं बात अगर की जाए पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित की, जिन्होंने नागपुर में अपना वोट डाला। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित जो कि नागपुर सीट जो है वहाँ पर उन्होंने अपना वोट का इस्तेमाल किया और उसके साथ साथ एक संदेश भी दिया कि वोट जो है, एक मत जो है, एक ऐसा महत्वपूर्ण अधिकार आम जनता का जिसका इस्तेमाल उन्हें करना चाहिए। आराम हो या खास, आज हमने देखा किस तरीके से वो मतदान के लिए जो कतारें हैं उनमें लगे हुए नजर आए। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने जमुई में जीत का विश्वास जताया। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में पहले चरण की 4 सीटें हम जीत रहे हैं। जमुई में तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, वो प्रधानमंत्री जी का नाम हो, चिराग पासवान का काम हो, मेरे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी की मजबूती हो, उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी जी का सहयोग हो, ये तमाम परिस्थितियाँ मिलकर जमुई में एक तरफा आज की तारीख में माहौल बना हुआ है। और बिना किसी संदेह के मैं ये कह सकता हूँ कि जमुई की सीट एक बड़े मार्जिन से हम लोग जीतने जा रहे हैं। और यही माहौल बिहार की 4 सीटों पर है। जिस तरीके से गठबंधन ने मजबूत होकर हम लोगों ने अपनी बातों को जनता तक पहुंचाया। तो पहले चरण में बिहार में 4 सीटों पे जो मतदान हो रहा है, यहाँ चिराग पासवान का कहना था कि उन 4 सीटों पर जो बीजेपी है वो अपनी जीत दर्ज करेगी। केंद्रीय मंत्री और डिब्रूगढ़ लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार सर्बानंद सोनोवाल ने अपना वोट डाला। वोट डालने से पहले उन्होंने कहा कि लोग बहुत खुशी से वोटिंग में शामिल होते हुए नजर आए। तमिलनाडु सरकार के मंत्री और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने चेन्नई के अल्वापेट में अपना वोट डाला। इसके साथ ही तमिलनाडु में डीएमके की मौजूदा सांसद और थुथुकुडी सीट से उम्मीदवार कनिमोझी ने चेन्नई के मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। अनादमुत ने आर शिवसामी, वेलुमणि और तमिल मनीला
कांग्रेस को मैदान में उतारा है, जो एनडीए का हिस्सा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने चेन्नई के अल्वापेट में अपना वोट डाला। और वहीं अगर बात करें हम केंद्रीय मंत्री और तमिलनाडु के नीलगिरी से भाजपा के उम्मीदवार एलमुरुगन की, तो उन्होंने चेन्नई के कोयम्बेडु में मतदान किया। नीलगिरी से एलमुरुगन के खिलाफ डीएमके ने ए राजा और एआईएडीएमके ने डी लोकेश तमिलसेल्वन को मैदान में उतारा है। वहीं तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने चेन्नई में अपना वोट डाला। तमाम वो खास तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जब जो लोग वोट डालने पहुंचे। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण का मतदान जारी है और इसी कड़ी में आप देख सकते हैं पी चिदम्बरम को, जिन्होंने अपना वोट डाला। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी और गर्व है कि मैं लोकसभा चुनाव में अपना वोट डाल सका हूं। पी चिदम्बरम ने तमिलनाडु में सभी 39 संसदीय सीटों पर जीत हासिल करने की उम्मीद भी जताई। वहीं तमिल सिनेमा के सुपरस्टार विजय ने भी चेन्नई में अपना वोट डाला। गौरतलब है कि तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर आज पहले चरण में मतदान चल रहा है और इसी कड़ी में ये भी अपना वोट डालने पहुंचे। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने भंडारा गोंदिया में अपना वोट डाला और कहा कि इस बार जनता राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार बनाना चाहती है। किसानों को न्याय दे सकता है, युवाओं को न्याय दे सकता है, गरीब लोगों को न्याय दे सकता है, छोटे व्यापारियों को दे सकता है। ये विश्वास ये चुनाव में देखने मिलता है और मुझे विश्वास है कि जो पहले टप्पे के जो 5 हमारे विदर्भ में चुनाव होने जा रहे हैं, 5 में कांग्रेस के और महाविकास आघाड़ी के हमारे उम्मीदवार जीतेंगे। तो जीत का दावा करते हुए यहाँ नजर आए वो, और इसके साथ साथ लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के लिए लगातार जो मतदान है वो चल रहा है। दक्षिण भारतीय अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन ने अलवर पे चेन्नई में अपना वोट डाला। अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन जो पहुंची थी अलवरपेट बूथ पर अपना वोट डालने, वहीं सदगुरु जग्गी वासुदेव ने भी लोकसभा चुनाव के पहले चरण में तमिलनाडु के कोयम्बटूर में अपना वोट डाला। उन्होंने लोगों से वोट देने की अपील भी की। साथ ही साथ लगातार यही अपील की जा रही है कि जो आम जनता है, जो मतदाता हैं, वो अपने घरों से बाहर निकलें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। और ख़ासतौर से जब हम बात कर रहे हैं दक्षिण भारत की बात की जाए, जम्मू कश्मीर की बात की जाए या पूर्वोत्तर जो हमारे राज्य हैं, वहाँ पे किस तरह का अभी स्थिति बनी हुई है, इसके लिए आइए रुक करेंगे हमारे संवाददाताओं का। ऋषि कुमार हमारे साथ चेन्नई से जुड़ रहे हैं, रमा त्यागी उधमपुर जम्मू से, तापस हैं कोहिमा से, सुबीना तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ से, तो गौतम गंगटोक से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले ऋषि आपके पास आना चाहूँगा, किस तरीके से अभी तक की अगर बात की जाए, हमने देखा लगातार की जो वहाँ तस्वीरें आ रही थी, और उससे पहले रमा भी क्योंकि हमारे साथ ही जुड़ चुकी हैं। रमा, हमने देखा था कि सुबह से करीब 11 बजे तक मौसम ने थोड़ी सी करवट बदली थी, लेकिन उसके बाद मतदाता जो हैं वो लगातार पहुँच ही रहे थे। फिलहाल अब तक की अगर बात की जाए, किस तरीके से जो मतदान है वो सामने आया है? सुबह से जो तस्वीरें सामने आ रही है उसी में बदस्तूर जो है इजाफा जो है लगातार होता जा रहा है। अगर हम बात करें पोलिंग परसेंटेज की, तो अब तक 44% से ज्यादा जो है मतदान यहाँ पर हो चुका है। सुबह यहाँ पर काफी आंधी तूफान था, बारिश थी, इस वक्त यहाँ पर धूप निकली हुई है और लंबी लंबी जो लाइनें हैं मतदाताओं की वो कम नहीं हुई है। मौसम चाहे जैसा भी हो, उत्साह जो है लगातार बरकरार है। मैं अपने कैमरा सहयोगी अनिकेत से कहना चाहूंगी कि वो जरा दिखाएं कि किस तरह से जो लंबी लाइनें हैं वो लगी हुई हैं। जो पुरुष हैं उनकी लाइनें भी और जो महिला मतदाता हैं उनकी लाइनें भी जो है यहाँ पर काफी लंबी सुबह से ही लगी हुई हैं। काफी उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छी बात लोकतंत्र के लिए ये है कि ये जो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अगर हम इसकी बात करते हैं, उधमपुर लोकसभा सीट की बात करते हैं, तो इसमें जो तमाम क्षेत्र आते हैं, इसके अंदर जो 17 विधानसभाएं आती हैं और जो पूरे वहाँ पे जो पोलिंग बूथ है, अगर हम बात करते हैं कठुआ से लेके किश्तवाड़ तक, तो सभी जगह से इसी तरह की
खबरें आ रही हैं। मतदान के लिए लोग बड़े जोशो खरोश से आगे आ रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सबके अपने मुद्दे हैं, सब चाहते हैं यहाँ पर विकास हो, सब चाहते हैं कि यहाँ पर जो एक तरह से तस्वीर बदली है, जो बदलाव आया है, अब उसमें और ज्यादा निखार आए, उसे लेकर लगातार जो है मतदाताओं का उत्साह, जो नए मतदाता हैं वो भी काफी संख्या में जुड़े हैं, जो युवा मतदाता हैं, फर्स्ट टाइम वोटर हैं, उनमें खासा उत्साह देखा जा रहा है। और वो कहते हैं कि लोकतंत्र का ये पर्व है और इसमें शिरकत करने का हमें मौका मिल रहा है, तो इससे अच्छा अवसर कुछ नहीं हो सकता। अगर हमें भविष्य अपना बनाना है, अगर हमें अपने मन के प्रतिनिधि को चुनना है जो कि हमारी आवाज यहाँ पर संसद में उठा पाए, तो ये जो हमें इसमें भागीदार होने का मौका मिल रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मुद्दे हैं यहाँ पर, मुद्दे जो है बहुत प्रभावी है। 370 के बाद किस तरह से तमाम यहाँ पर अपनी बातों को लेकर, मुद्दों को लेकर ये अच्छी बात कि जो मतदाता हैं रमा, वो अपने घरों से निकल रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। ऋषि का रुख कर लेंगे, चेन्नई से हमारे साथ जुड़े हैं। ऋषि, खासतौर से अगर देखा जाए, क्योंकि अब से पहले की स्थिति अलग नजर आती थी, लेकिन यहाँ जो जिस तरीके के राजनीतिक समीकरण फिलहाल बने हैं, उनको देखते हुए किस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो आज सामने आई हैं? तो चेन्नई में सुबह से ही बड़ी तादाद में लोग अपने घरों से निकलकर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं जी। और सुबह 11 बजे तक के अगर हम आंकड़ों की बात करें, क्योंकि हम जानते हैं कि चुनाव आयोग हर 2 घंटे पर आंकड़े देता है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है, तो पहला आंकड़ा 9 बजे आया, उसके बाद 11 बजे और अब 1 बजे के बाद ये आंकड़ा आने ही वाला है। 11 बजे तक का जो आंकड़ा है वो बताता है कि पूरे प्रदेश में करीब 23% से अधिक मतदान हो चुका है। अभी हम जैसे कि कह सकते हैं कि दोपहर का वक्त भी रहा और तब भी यहाँ पर जो लोगों के आने का जो सिलसिला है वो कम नहीं हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि तमिलनाडु में एवरेज से अधिक वोटर टर्नआउट देखने को मिलता है। 70% से अधिक मतदान यहाँ हमेशा देखा गया है। ऐसे में जो मूड है लोगों का, मतदाताओं का, ये बता रहा है कि वो अपने मत को लेकर काफ़ी जागरूक हैं। और जिस तरीके से तमाम राजनीतिक दलों ने इस बार कोशिश की अलग अलग मोर्चा बनाकर यहाँ पर मुकाबले में डटने की, तो हम जानते हैं डीएमके अपने कांग्रेस और लेफ्ट के अलाइज के साथ है, तो वहीं AIADM के अलग अपने छोटे दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, तो वहीं बीजेपी ने 9 दलों के साथ नवरत्नों का एक फार्मूला बनाया और उसके आधार पर यहाँ पर लोगों के बीच में पहुँचने की कोशिश की। और इसी तरीके से नाम तमिल करके एक छोटा सा दल है, वो भी यहाँ पर लगातार कोशिश कर रहा है। पिछले चुनावों में हमने देखा है कि उसने अपनी उपस्थिति को दर्ज कराने की कोशिश की है। एक विशेष फार्मूला के तहत वो लोग तमिल जो बातें हैं, तमिल अस्मिता है, उसकी बात करते हैं। ऋषि, आपको यहाँ रोकना चाहूँगा, खासतौर से अगर बात की जाए, क्योंकि पूर्वोत्तर राज्यों की जो अभी तक खासतौर से वोट प्रतिशत भी सामने आ रहा है। मेघालय में अभी तक करीब 49.91%, तो शिलोंग में 50.23%। वहीं इस तरीके से अगर हम देखें तो तोराम में 40.67% मतदान जो है वो हो चुका है। हमारे साथ गौतम जो हैं वो जुड़े हुए हैं गैंगटॉक से। गौतम, किस तरीके से लगातार जो रुझान है वो बढ़ता हम देख सकते हैं? जो मतदाता हैं, सुबह भी आपने हमें तस्वीरें दिखाई थी, लंबी कतारें जो हैं वो नज़र आ रही थी। फिलहाल की अगर बात की जाए वो आपसे हम जानेंगे, लेकिन इस बीच इलेक्शन ब्रेकिंग आपको बता दें, जो यहाँ अभी तक जो वोट प्रतिशत सामने आया है, शिलोंग में 50.23% जो मतदान है वो अभी तक दर्ज किया गया है। खासतौर से अगर बात की जाए तुरा की, तो यहाँ पे 40.67% मतदान हुआ है। ये आपको बता दें कि अब जो वोट परसेंटेज है, जो वोट प्रतिशत है, वो कितना दर्ज किया गया है। लगातार चुनाव से संबंधित ना सिर्फ तमाम खबरें, बल्कि इससे जुड़ी हुई जो ब्रेकिंग न्यूज़ भी आ रही हैं वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। किस तरीके से जो वोट प्रतिशत है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है और किस तरीके से तमाम जो मतदाता हैं वो अपने कहीं ना कहीं अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। गौतम से हम यहाँ बात कर रहे थे। गौतम, जानना चाहेंगे, जो पहली स्थिति हम देख पा रहे थे, लंबी कतारें आपने हमें दिखाई थी, क्या उसके बाद कुछ कमी नज़र आई या वही जोश और उत्साह जो है मतदाताओं में देखने को मिला है वहाँ पर? मुकुल, अब तो तकरीबन 1:30 बजे का समय हो गया है और हमने देखा था शुरुआत में तो मतदान में गति थोड़ी धीरे से पकड़ी थी, लेकिन उसके बाद जो कतारें लगना शुरू हुई, मैं अभी आपको अभी की तस्वीरें दिखा देता हूं। आप अगर देखेंगे तो कितना भरा भरा मतदान केंद्र लग रहा है और अलग अलग कतारें महिलाओं और पुरुषों की। और आपको मैं सिक्किम के बारे में बताऊं तो यहाँ तो मतदाता काफी कम ही है, तकरीबन 4,64,140 वो एग्जैक्ट नंबर है और अनुपात जो है महिला और पुरुषों का बराबर है। तो यहाँ पे आप उत्साह भी
देखेंगे, पुरुषों की लंबी कतार है तो महिलाओं की भी कमोबेश उतनी ही लंबी कतार है, उतना ही उत्साह है। हमारे साथ इस वक्त एक युवा महिला मताधिकारी भी है, मतदाता भी है, प्रतिष्ठा है हमारे साथ। प्रतिष्ठा, आप कब से आई हैं यहाँ पर अपना वोट देने के लिए? अभी तो 1.5 आवर्स हो गया है मेरा इधर आते हुए, तो अभी भी लाइन में ही है और लाइन अभी हिल भी नहीं रहा है। तो आपको लगता है कि अभी आपको और 1 घंटा लग जाएगा? कब? 1 से ज़्यादा घंटा लग जाएगा। तो आपने 2019 में पहली बार वोट दिया था, इस बार आप दूसरी बार वोट दे रही हैं एक लोकसभा के चुनाव में, तो आपको कुछ फर्क लग रहा है? कुछ महिलाओं में अब उत्साह बढ़ता जा रहा है कि पहले भी इतना ही था? पहले तो अभी डिफरेंस तो उतना, वैसे पहले भी वैसा ही था, अभी भी इतना ही, हाइप तो उतना ही है, तो अभी उतना डिफरेंस तो नहीं लग रहा है अभी। शुक्रिया, शुक्रिया। तो आप देख रहे हैं कि ये एक चिर परिचित सी एक फीलिंग है, एक सोच है यहाँ पर कि आपको अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना है। उसमें महिला और पुरुष दोनों बराबरी से सामने आते हैं। पिछली बार 82% मतदान हुआ था। यहाँ पे आंकड़े हमें 11 बजे तक के मिले हैं पूरे सिक्किम के, वो 21.2% थे, लेकिन 1 बजे के आंकड़े आते आते मेरे ख्याल से काफी उसमें इजाफा हो जाएगा। जी, जो वोटिंग प्रतिशत है उसमें लगातार इजाफा होता जा रहा है जैसे जैसे आंकड़े हमारे पास आते जा रहे हैं। तापस का रुख कर लेते हैं, कोहिमा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तापस, वहाँ किस तरह का जो तस्वीर है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि करीब 1:30 से वक्त हो चुका है, 1:30 करीब का वक्त हो चुका है, और ऐसे में जो दूसरे क्षेत्र उनमें तो माना जा रहा है कि तापमान की वजह से थोड़ा सा जो वोटर है वो अब शाम के वक्त निकलना शुरू होगा दोबारा से, लेकिन वहाँ की अगर बात की जाए, क्या स्थिति वहाँ पर फिलहाल बनी हुई है मतदान की? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये मुकुल ये कहना चाहूँगा कि अभी करीब 39% से ज़्यादा, 40% के करीब इनफैक्ट जो वोटिंग परसेंटेज हो चुका है। 1 बजे का अगर आंकड़ा लेके 1 बजे तक का जो आंकड़ा अभी तक हम लोगों को मिला है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे ये आंकड़ा इसलिए अभी इतना कम है क्योंकि 6 जो डिस्ट्रिक्ट हैं ईस्ट नागालैंड के, वहाँ पे वोटिंग नहीं हो रही है, एब्सटेन किया जा रहा है। वहाँ पे जितने भी लोग हैं वो वहाँ पे उनको वो वोट नहीं कर रहे हैं। तो लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें आगू नाटो के, वहाँ पे 78% से ज़्यादा का अभी तक वोटिंग हो चुका है। ज़्यादातर इलाकों में 50% से ज़्यादा वोटिंग हो चुकी है। वोखा और इसके अलावा भंडारी करके एक जगह डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे 81% से ज़्यादा रुक कर लेंगे हमारे संवाददाता रुपीना का भी, वहाँ उनसे भी जानते हैं किस तरीके से अगर देखा जाए स्पिना, क्योंकि लगातार जो मतदाता हैं वो पहुँच रहे थे अपने मत का इस्तेमाल करने। क्या स्थिति डिब्रूगढ़ में फिलहाल आपने देखी है अभी तक? स्पिना, आप सुन पा रहे हैं हमको? डिब्रूगढ़ से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ी हैं, कोशिश कर रहे हैं उनसे भी वहाँ की जो स्थिति है वो हम जान सकें, और उससे पहले तमाम जो हमारे संवाददाता बता ही रहे हैं हमें। तब बस आपके पास वापस आना चाहूँगा, जो आप बता रहे थे कि किस तरीके से अगर देखा जाए जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफ़ी बेहतर यहाँ नज़र आ रहा है। लगातार जो लोग हैं जहाँ जहाँ मतदान हो रहा है वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, और शाम तक जाहिर तौर पर इसमें और ज़्यादा इजाफा होने की पूरी उम्मीद है। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे मैंने कहा पहले कि ईस्ट नागालैंड के 6 डिस्ट्रिक्ट वो बड़े वहाँ पे वोटिंग नहीं हो रही है, एक तरह से वो एब्सटेन किया जा रहा है। तो इस वजह से जो पिछली बार का आप समझ सकते हैं 85% के करीब, वो 2019 में 85% से थोड़ा ज़्यादा ये वोटिंग परसेंटेज हुआ था, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसके लगभग आसपास ही रहेगा, शायद उसको क्रॉस ना कर पाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी जगहों पे ये वोटिंग कम हुई है या फिर नहीं हुई है, ना के बराबर ही हुई है। तो ये एक दिक्कत जो है वो सामने आ रही है। दूसरी चीज़ है कि बहुत सारे ऐसी जगह जो बहुत ही एकदम दूर दराज के इलाकों में है, तो वहाँ से भी डिटेल मिलना मुश्किल है। 3 यहाँ पे जो कैंडिडेट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट 3 कैंडिडेट्स है, उसमें से जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट कैंडिडेट्स है वो है कांग्रेस के सुपोंग मिरेन जामिर जो है SS जामिर, और एक है NDPP और BJP का जो अलायंस के जो है डॉक्टर चुनबेन मोरी। ये जो 2 कैंडिडेट है इनके बीच में एक घमासान टक्कर देखने को मिल रही है। कांग्रेस के जो कैंडिडेट है इनका जो गढ़ माना जाता है वो करीब दीमापुर के आसपास का जो गढ़ है वो माना जाता है। जाहिर तौर पर यही दिलचस्प टक्कर जो है गढ़ माना है वो खाब में है। जी तापस, ये जो मुकाबला है देखने को मिल रहा है, और एक बार फिर रुक करेंगे खासतौर से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और जब हम बात कर रहे हैं चुनाव से संबंधित ये बड़ी खबर, डिब्रूगढ़ में 44.02% अभी तक का जो मतदान है वो फिलहाल दर्ज किया गया है। जो ताज़ा आंकड़े मिले हैं
जोरहाट की अगर हम बात करें तो 47.73% मतदान यहाँ पे दर्ज हुआ है। वहीं सोनितपुर में 45.25% मतदान दर्ज किया गया है। लखीमपुर की बात की जाए तो 44.33% मतदान अभी तक दर्ज हुआ है। और यहाँ लगातार हमारे जो संवाददाता हैं वो भी हमें बता रहे हैं किस तरीके से मतदान प्रतिशत जो है उसमें इजाफा देखने को मिला है। असम में अभी तक अगर देखा जाए कुल 45% मतदान जो है वो सामने आया है। और डिब्रूगढ़ से हमारी संवाददाता जो हैं सुवीना, वो लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुवीना, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से मतदान प्रतिशत में इजाफा हम देख रहे हैं, अभी भी जो लोग हैं मतदान के लिए आ रहे हैं और ख़ासतौर से जो फर्स्ट टाइम वोटर्स की अगर हम बात करें वहाँ पर, उनमें किस तरह का रुझान देखने को मिला है? जी जी असम में जो है 14 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी मतदान पे गई है, जहां से डिब्रूगढ़, तेजपुर, सोनीतपुर, लखीमपुर है। और हम अभी डिब्रूगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी में, यहाँ पे हम शांतिपाड़ा एक कॉलोनी है, वहाँ पे बानीसोदन स्कूल में है, जहाँ पे आप देख रहे हैं काफी मतदार वोटर्स की भीड़ है। और अब तक जो है असम में 27% वोटिंग अराउंड हो चुकी है। और यहाँ पे करीबन 10 असेंबली सेगमेंट्स है, जहाँ पे डिब्रूगढ़ में अराउंड 46% वोटिंग अभी तक हो चुकी है। और डिब्रूगढ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट हो रहा है, जहाँ पे यूनियन मिनिस्टर बीजेपी से है जो श्री सर्बानंद सोनोवाल, फिर एजेपी जो कि इंडिया ब्लॉक से है लुरिंज्योति गोगोई, और आम आदमी पार्टी से है मनोज। जी, तो बेहद ही दिलचस्प मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है। फिलहाल आप सभी लगातार हम तक जो ताज़ा जानकारी है, आंकड़े हैं, वो पहुंचा रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा आप सभी का हम रुख करेंगे, जो अपडेट है वो आपसे लेंगे। लेकिन फिलहाल मिड डे प्राइम में हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ, क्योंकि डीडी न्यूज़ है भरोसा सच का। पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। यकीन है खुद पर है नाज। सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। तो लगातार आपको अपडेट्स हम दे रहे हैं। आज पहले चरण का मतदान हो रहा है, उससे जुड़ी सारी जानकारी मिड डे प्राइम में अभी तक आपने जानी। अब आइए हम आगे बढ़ेंगे ब्रेक के बाद और आपको बता देते हैं, खासतौर से अगर बात की जाए बंगाल की, तो आपको बता दें यहाँ पश्चिम बंगाल में 3 लोकसभा सीटों पर हो रहे मतदान के दौरान कूच बिहार लोकसभा क्षेत्र में हिंसा की घटनाएं देखी गई हैं। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचने से रोकने के लिए टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा पथराव की खबर है। बताया जा रहा है कि इस घटना में बीजेपी के बूथ अध्यक्ष को चोट भी लगी है। बीजेपी पश्चिम बंगाल ने इस घटना का जो वीडियो है वो शेयर किया है और लिखा है कि चुनाव आते ही पश्चिम बंगाल में फिर हिंसा का साया।
चांदमारी से लेकर अन्य जगहों पर ईंट पत्थर बरसाकर मतदाताओं को डराया धमकाया गया, उन्हें मतदान केंद्रों पर जाने से रोका गया। बीजेपी ने लिखा है कि तृणमूल की हार के डर से पनपे आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। चुनाव आयोग से घटना में शामिल अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। तो खासतौर से आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री और कूच बिहार लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार निशित प्रामाणिक ने पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में वोट डाला। कूच बिहार के चांदमारी में मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचने से रोकने के लिए टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा पथराव पर उन्होंने कहा कि खासतौर से कि लोग बूथ तक ना जा पाएं, इसका प्रयास टीएमसी कर रही है। उन्होंने कहा कि टीएमसी की आंखों में हारने का डर दिख रहा है और लोग निश्चित रूप से हिंसा का जवाब अपने वोट के माध्यम से देंगे। टीएमसी का एंटी सोशल एलिमेंट है जो खुला घूम रहे हैं और प्रोवोक कर रहा है पुलिस को और जो है टीएमसी का गुंडा को, ताकि लोग जो है बूथ तक ना जा पाए, इसका प्रयास तृणमूल कांग्रेस कर रहा है। मैं कहूंगा कि लोग पूरी तरह से तैयार है, टीएमसी का गुंडे का प्रतिरोध करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जर्नलिस्ट का ऊपर भी आक्रमण किया, सांबादिक बंधुओं का ऊपर भी आक्रमण किया, गाड़ी तोड़ दिया। तो आप सोच सकते हैं कितना वायलेंस यहाँ पर है और इस वायलेंस की जवाब लोग अपनी वोटों के माध्यम से निश्चित रूप से देंगे। बिहार के बेगूसराय से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के बीजेपी उम्मीदवार गिरिराज सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी बंगाल में चुनाव हार चुकी हैं। बम के धमाकों से बीजेपी नहीं डरती है। उन्होंने कहा कि बंगाल में तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। चुनाव के पहले चरण में ही टुकड़े टुकड़े गैंग धराशायी हो गया और कुछ ऐसा ही हाल कांग्रेस का भी है। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी चाहे कुछ भी कहें, मुंगेरी लाल की तरह हसीन सपने देखना कांग्रेस की नियति है। ममता बनर्जी चुनाव वहां हार गई है बंगाल में। बम से लोकतंत्र को नहीं डरा सकती, बम के धमाके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं डर सकते। हमने शहादत दी है और बंगाल में तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा हो गया है और पहला चरण ये चुनाव हो रहा है। पहला चरण के चुनाव में ही जो टुकड़े टुकड़े गैंग का गठबंधन है ये धराशायी हो गया समझिए। बोलने में कौन किसको रोकेगा, चिदम्बरम बोले या राहुल गांधी बोले, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना आजकल कांग्रेस की नियति बन गई। तो गिरिराज सिंह कह रहे थे कि मुंगेरी लाल के सपने देखना कांग्रेस की नियति बन चुकी है। लेकिन जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए, इस तरह की घटनाएं जब सामने आती हैं लगातार हमने देखा है। और इस पर और चर्चा जानकारी के लिए हमारे साथ कोलकाता से प्रसेनजीत जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रसेनजीत, जानना चाहेंगे क्योंकि बंगाल का जो इतिहास रहा है, कितने अच्छे जो व्यक्तित्व हैं उनकी जब बात की जाती थी, लेकिन अब जब हम बात करते हैं चुनावों को लेकर, खासतौर से की जाए विधानसभा चुनाव की बात करें, पंचायती चुनाव की बात की जाए और अब लोकसभा चुनाव का जो पहला चरण है उसमें भी पथराव की जो घटनाएं हैं वो सामने आई हैं और कहा जा रहा है कि जो मतदाता हैं उनको बूथ तक रोका जा रहा है, उनको पहुंचने नहीं दिया जा रहा। हाँ देखिए मुकुल, लेकिन एक बात मैं इस तरह से शुरू करना चाहता हूं कि पूरी श्रेय मैं इलेक्शन कमीशन और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स को देना चाहता हूं, क्योंकि बंगाल में जो हम हिंसा देखे हैं उसके हिसाब से अभी तक सिर्फ कुछ बिहार में हम इस तरह की कुछ घटना देख पाए, लेकिन जिस तरह से करीब 375 के आसपास कंप्लेन इलेक्शन कमीशन में दर्ज कराया गया। आपको पता है कि अभी ऑनलाइन ये इलेक्शन कंप्लेन दर्ज कराया जा सकता है, तो करीब इसमें से 250 के आसपास जो कंप्लेन है उसका जो कुछ भी कार्रवाई करना है इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया गया है। तो मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो इलेक्शन कमीशन की इतने महीनों की जो कोशिश है, जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की कोशिश है, और ऊपर से जो निशित प्रामाणिक कह रहे थे अभी कि ऊपर से जो मतदाता है उनका जो इच्छा है कि हम जैसे भी हो अपने मतदान करेंगे, ये तीनों मिलकर ये एक बड़ी बात है प्रसेनजीत कि स्थिति कुछ भी हो हम मतदान जरूर करेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा पर्व है लोकतंत्र का और देश का गौरव भी है। हर एक मतदाता इसका हिस्सा बनना चाहता है, लेकिन अगर इस तरह के मामले घटनाएं सामने आती हैं तो
तो कहीं ना कहीं उन पर कार्रवाई भी होगी। और ये जो मतदाता हैं दूसरों को संदेश भी दे रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण है आपका मतदान करना। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोलकाता से प्रसन्नजीत हमें बता रहे थे कि किस तरीके की जो स्थिति है वो सामने आई। कोशिश पूरी तरीके से की गई कि शांति व्यवस्था जो है वो कायम रहे और शांतिपूर्ण ढंग से जो मतदान है वो लगातार चलता रहे। तो हम आपको बता रहे हैं कि कैसे अभी तक की अगर बात की जाए तो लगातार जो मतदान है पहले चरण का वो चल रहा है और 102 सीट पर ये मतदान हो रहा है। अभी तक के जो आंकड़े आए हैं अलग अलग राज्यों से वो भी हमने आपको बताए हैं कि कैसे जो इजाफा है वो होता दिख रहा है। और शाम तक जाहिर तौर पर जब अंतिम रूप में आंकड़े आएंगे तो कहीं ना कहीं संतोषजनक एक सकारात्मक आंकड़े हमारे सामने होंगे जो कि बताएंगे कि जो अब मतदाता हैं वो अपने घर से निकले हैं और मतदान का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जनादेश की जो खबरें हैं, चुनाव की जो खबरें हैं, उनमें बस अभी इतना ही। और मिड डे प्राइम में अब ये बात कर लेते हैं कुछ और बड़ी खबरों की। आपको बता दें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात की गांधीनगर सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। गुजरात में लोकसभा की सभी 26 सीटों के लिए तीसरे चरण में 7 मई को वोट डाले जाएंगे। नामांकन दाखिल करने के बाद अमित शाह ने कहा कि उनके लिए गर्व की बात है कि गांधीनगर सीट का प्रतिनिधित्व लाल कृष्ण आडवाणी अटल जी ने किया और इस सीट से नरेंद्र मोदी खुद मतदाता भी हैं। गौरव का विषय है कि जिस सीट पर से इसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व श्रद्धेय आडवाणी जी ने किया, श्रद्धेय अटल जी ने किया, और जिस सीट पर स्वयं नरेंद्र मोदी जी मतदाता है उस सीट को प्रतिनिधित्व करने का मौका मुझे भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। मैं इसी सीट पर से 30 साल से विधायक सांसद रहा हूं। अपार प्रेम इस क्षेत्र की जनता ने मुझे दिया है। तो आप सुन रहे थे अमित शाह को जिन्होंने नामांकन किया है गांधीनगर सीट से। वहीं भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का पहला सेट आज सौंपेगा। वर्ष 2022 में दोनों देशों के बीच 37.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारतीय वायुसेना फिलीपींस मरीन कॉर्प्स को हथियार प्रणाली पहुंचाने के लिए मिसाइलों के साथ C-17 ग्लोमास्टर परिवहन विमान को फिलीपींस भेज रही है। मिसाइलों के साथ साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली के लिए ग्राउंड सिस्टम का निर्यात पिछले महीने ही शुरू हुआ था। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल DRDO और रूस के NPO मशीनोस्ट्रोनिया के बीच एक संयुक्त उद्यम है जिसे दुनिया के सबसे सफल मिसाइल प्रोग्राम में से एक माना जाता है। वैश्विक स्तर पर सबसे अग्रणी और सबसे तेज सटीक निर्देशित हथियार के रूप में ब्रह्मोस ने भारत की निवार क्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और आइए अब जल्दी से बात कर लेते हैं उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई रही। पाकिस्तान के कराची शहर में विदेशी नागरिकों को निशाना बनाकर हमला किया गया है। विदेशी नागरिकों के वाहन पर आत्मघाती हमला हुआ। इस वाहन में कुल 7 लोग सवार थे जिनमें 5 जापानी नागरिक भी थे। यह हमला कराची के मानसेहरा कॉलोनी में हुआ। इस हमले में 5 जापानी नागरिक फिलहाल बाल बच गए हैं, लेकिन वाहन के ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड की मौत हो गई। इस हमले के बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकियों को मार गिराया गया। पाकिस्तान में बीते कुछ सालों में चीनी नागरिकों को भी इसी तरह निशाना बनाकर उन पर हमले किए जा रहे हैं। हाल ही में चीन के 5 इंजीनियर्स की पाकिस्तान में आतंकी हमले में मौत हो गई थी। पिछले कई सालों से आतंकी चीनी नागरिकों को निशाना बनाते रहे हैं। तो जानिए आज आपने खबरें जो कि दिन भर अभी तक सुर्खियों में रही हैं।
फिलहाल के लिए मिड डे प्राइम में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़, क्योंकि डीडी न्यूज़ आपका अपना चैनल है। कहीं ना कहीं जो विश्वसनीय खबरें हैं वो हम देते हैं, और ये है भरोसा सच का।